हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी के अंतर्गत हम आर्टिकल 395 में से 110 तक हम पढ़ चुके थे। तो हम आज और आर्टिकल 5 लेते हैं और आसानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लौकेंद्र करण। तो एक बार छोटा सा हम पिछला का रिवीजन मार लेते हैं सिर्फ 2 ही मिनट में। आर्टिकल 100 तक हमने पढ़ लिया था, तो मैं एक बार छोटा सा रिवीजन मार दूंगा जल्दी से, आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। आर्टिकल आर्टिकल 100 क्या कहता था? ये कौन सा चल रहा था? हमारे संविधान का भाग 5। नहीं याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं। भाग 5 आर्टिकल कहां से कहां तक थे? तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक थे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने 100 तक पढ़ लिया था, 110 तक पढ़ लिया। हम थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। आर्टिकल 100 क्या कहता है? आर्टिकल 100 संसद में गणपूर्ति के बारे में बताता है, अर्थात कि संसद की कार्यवाही कब चलेगी, अर्थात कि कम से कम कितने लोग होते हैं कि संसद की कार्यवाही चलती है, तो उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 100 के अंदर कि 1/10 सदस्य होंगे तब संसद की कार्यवाही चलेगी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अब बात करते हैं 101। इसमें कहा गया संसद के जो सदस्य है उनका पद खाली कैसे होगा, यानी पद रिक्त कैसे होता है। तो या तो कोई संसद के राज्यसभा का सदस्य था और लोकसभा के चुनाव में जीत गया हो तो उसे दोनों में से एक सीट चुनना पड़ेगा, तो एक सीट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। या कोई विधानमंडल का सदस्य, संसद का सदस्य था, विधानमंडल चुनाव में जीत गया हो तो उसको भी दोनों में से एक सीट को चुनना पड़ेगा, या तो विधानमंडल को चुने या संसद को चुने, तो भी उसकी एक सीट खाली हो जाएगी। अगर वैसा नहीं करता है तो जैसे वो संसद का सदस्य था और विधानमंडल चुनाव जीता है तो उसे कुछ नहीं करने पर उसे संसद आदेश देगा कि आप विधानमंडल में जाइए, संसद की सीट खाली कर देंगे। या 60 दिन तक कोई भी सदस्य उस अध्यक्ष को बिना बताए अगर नहीं आता है तो उसका पद खाली माना जाएगा। तो अगर लोकसभा कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को बिना बताए 7 दिन तक छुट्टी ले ले तो लोकसभा का अध्यक्ष कहेगा तू परमानेंट छुट्टी ले ले, अब आने की जरूरत नहीं है। तो 101 हो गया संसद का सदस्य को पद रिक्त होना। अब ये तो हो गया 101 के उनके ऊपर उन्होंने ऐसा किया तो हम पद रिक्त मानेंगे। संसद किन किन कारणों की वजह से उनका पद खाली कर सकती है? संसद का सदस्य अगर कोई पागल हो जाए तो उसका पद खाली माना जाएगा। पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या उसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली हो, या उसका चुनाव सही से न हुआ हो, तो इस कारण से संसद क्या उसका पद खाली मानेगा। अब बात करते हैं इसका डिसाइड कौन करेगा। आर्टिकल 103 कि इन सब का पद रिक्त हो गया, ये घोषणा कौन करेगा? तो जिसका सदस्य हो जाए, जैसे लोकसभा का सदस्य था उसका चुनाव गलत तरीके से हुआ या वो पागल या दिवाली हो जाएगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? राष्ट्रपति को पत्र भेजेगा कि भाई इतने दिन ये पागल हो गया, दिवाली हो गया, या इसने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर दी। तो रीजन बताकर ये राष्ट्रपति को भेजेगा कौन? लोकसभा का या राज्यसभा का जो भी अध्यक्ष होता है वो। और उसके ऊपर जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वह पद खाली माना जाएगा। तो आर्टिकल 3 में क्या करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि पद खाली कैसे हुआ? आर्टिकल 104। इनकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। कैसे याद करते हैं तो उसकी लिंक आप जरूर देख लें। अब इसी रिवीजन मार लें। आर्टिकल 104, कोई भी सदस्य संसद का बिना शपथ लिए अगर संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसे 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 104। आर्टिकल 105, संसद का सदस्य संसद के अंदर कुछ भी बोले न्यायालय उस पर कार्यवाही नहीं कर सकता। क्या आपने न्यायालय के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कोई भी न्यायालय हो, तो वो जज होंगे वो उन पर ऐसे नहीं कर सकते कि आपने संसद में ये बोला था ना, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो नहीं। तो यहाँ पर उनके लोगों की, संसद के सदस्यों की क्या है? पावर है कि जज को भी वो क्या दे सकते हैं? वार्निंग दे सकते हैं कि हमने तो क्या है संसद में बोला था, आप हमारे ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते। तो 105 में कहा गया है कि न्यायालय संसद के सदस्यों पर, जो भी संसद में बोले जाते हैं उन पर कार्यवाही नहीं करेगा। आर्टिकल 106 में अब इनके वेतन के बारे में बताया है। जो संसद के सदस्य होते हैं उनका वेतन क्या रहेगा? तो इन सब का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। आर्टिकल 107, कोई भी विधेयक कैसे आएगा, कैसे पारित होगा, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 107। यानी धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा से पारित होकर फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब जाकर वो कोई विधेयक कानून बनता है। डायरेक्ट हम किसी भी
कोई आता है नया कानून तो हम कानून नहीं बोलते, कानून तभी बोलते हैं जब उस पर राष्ट्रपति का साइन हो जाए। राष्ट्रपति से पहले वो सिर्फ एक बिल होता है। ठीक है, तो ये हो गया 107 कोई भी विधेयक पारित कैसे होगा। अब बात करते हैं 108। 108 तो भारत में फेमस है, किस लिए? एम्बुलेंस के लिए। अर्थात कोई खतरे में हो तो एम्बुलेंस को बुलाओ, किसी कोई ले जाए, यानी किसी को बुलाने के लिए, यानी ज्वाइंट सेशन के लिए आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। क्यों बुलाता है? किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मध्य कोई गतिरोध हो गया है, दोनों पर विचार बैठ नहीं रहे, ये राज्यसभा कहता है ये कर दो, लोकसभा कहती है हम ये नहीं करेंगे, तो इन दोनों का बैलेंस करने के लिए राष्ट्रपति होता है, इन दोनों को एक ही संसद में बुलाएगा एक साथ और कहेगा विचार कर लो क्या करना है, दोनों एक साथ आमने सामने होकर। तो 160 में किसकी चर्चा है? ज्वाइंट सेशन की। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है कि धन विधेयक की क्या प्रोसेस होगी, कि जो भी धन विधेयक होता है वह सबसे पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पारित होकर वह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसे अपने पास सिर्फ 14 दिन तक रख सकती है, ज्यादा नहीं। अगर 14 दिन से ज्यादा रखा तो वह बिल पारित माना जाएगा। तो 14 दिन तक अपने पास रखती है। धन विधेयक कोई है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही वह निर्धारण करेगा कि ये धन विधेयक है। चाहे राज्यसभा में भी कोई भी बिल आएगा तो वह निर्धारण करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक होगा तो वह अलग रख देगा। तो इसका डिसीजन कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं तो लोकसभा का अध्यक्ष। अब बात करते हैं 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 109 में धन विधेयक, 110 में धन विधेयक की परिभाषा। यानी धन विधेयक यानी धन यानी पैसों से संबंधित, यानी जितने भी पैसों से संबंधित बिल होंगे वे सभी क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। जैसे कहीं सरकार का टैक्स बढ़ाना है, कहीं घटाना है, कहीं टैक्स को नॉर्मल करना है, घटाना है, तो टैक्स संबंधित जो भी होते हैं, जैसे सरकार का किसी को कर्जा चुकाना है, किसी से कर्जा लेना, तो ये सब पैसों से मामले से संबंधित है, तो ये सभी आते हैं किसमें? धन विधेयक के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम आज के, आज आर्टिकल करते हैं हम 5, ज्यादा नहीं। आर्टिकल 111 की बात करते हैं, अनुच्छेद 111, आर्टिकल 111। अब धन विधेयक हो गया। अब ये सारे विधेयक आते हैं। अब कोई भी बिल कानून कब बनता है ये लिखा हुआ है इसके अंतर्गत आर्टिकल 111 में है क्या? कि कोई भी बिल पारित होना। बिल पारित कब होगा? बिल पारित कब होता है? आज मैं आपको समझाता हूँ बिल पारित कब होगा, कि कोई भी बिल होता है वह कानून कैसे बनता है। तो आज हम जानेंगे आर्टिकल 111 के माध्यम से कोई भी बिल कानून कब बनता है। तो बिल का पारित होना, सबसे पहले बिल आता है कहाँ पर? लोकसभा में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा से पास होकर जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। लोकसभा का कोई सदस्य है या राज्यसभा का कोई भी सदस्य है, सभी संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहलाते हैं। एमपी कोई भी बिल लाता है कि भाई हमारी इधर सड़कें बनवानी है तो हमें, या हमारे लिए उधर दहेज प्रथा है तो दहेज प्रथा को खत्म करना है, डॉरी सिस्टम को खत्म करना है, तो उसके लिए कोई संसद क्या लाता है? एक बिल लाता है। बिल लाएगा, फिर एक दिन तो उस पर क्या होगी? चर्चा होगी। तो 3 वाचन से कोई भी बिल गुजरता है। कोई बिल आया, बिल कोई भी, मान लो जैसे डॉरी सिस्टम को खत्म करना हो तो किसी सांसद ने, लोकसभा के एक अध्यक्ष ने क्या लाया? बिल लाया। वो 3 वचनों से गुजरेगा। प्रथम वचन, प्रथम वाचन, सेकंड वाचन, इधर द्वितीय लिख देना, प्रथम, सेकंड और थर्ड वाचन। इसमें क्या होता है? पहले वाचन में सिर्फ वो बिल आता है, पेश करता है, और उस पर क्या करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है उस पर एक कमेटी बैठाएगा और उस पर चर्चा करेगा, भाई बिल में कोई कमी वमी तो नहीं है। तो कौन करता है? तो लोकसभा में उस बिल पर क्या होती है? चर्चा होती है। प्रथम वाचन में क्या होगी? चर्चा। वो बिल आया, वो एक संसद लेकर आया, उसकी जो भी वो बिल होगा उसकी फोटोकॉपी सभी, जैसे लोकसभा का है तो लोकसभा में सभी को दे देगा उसकी फोटोकॉपी, भाई पढ़ लो, देख लो कैसा बिल है, सही लगे तो सहमति दो, गलत लगे तो कमियां बताओ। तो उस बिल पर क्या होगी? चर्चा हो जाएगी। फिर उस बिल पर क्या होगा? उस बिल पर होता है बहस होती है अगले दिन। अगले दिन उस पर बहस होगी, भाई इसमें ये कमियां है। पहले दिन सबने चर्चा कर ली, ये है, सबने बिल देख लिया। दूसरे दिन उस पर क्या होता है? दूसरे दिन उस पर हो जाएगा क्या? चर्चा, यानी कमियां बतानी, कमियां, चर्चा हो गई। कमेटी भी लिख दो इधर, कमेटी के बाद हो जाएगी चर्चा, कमियां, चर्चा, इधर चर्चा, इधर हटा दे चर्चा, और चर्चा के बाद तृतीय वाचन में आता है वोटिंग। अब समझिए इसको क्या है। कोई भी बिल आया, उसने बिल में पहले लोकसभा के अध्यक्ष को दिया, भाई मैं डॉरी सिस्टम को खत्म करना चाहता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया? उस बिल को एक कमेटी को सौंप दिया प्रथम वाचन में, कि भाई कमेटी देख लो इसके अंदर कोई खराबी वराबी तो नहीं है। कमेटी देख लेगी, कोई भी 4-5 लोगों का जो मेंबर होगा, ग्रुप होगा, वो देख लेगी हाँ भाई बिल सही है, ज्यादा इसमें नहीं है। दूसरे वाचन में फिर उस बिल को कमेटी ने देख लिया, कमेटी वापस देगी लोकसभा के अध्यक्ष को।
लोकसभा का अध्यक्ष उसमें सभी लोकसभा के सदस्यों को दे देगा ये फोटोकॉपी कि देख लो भाई अभी ये नया बिल आया है, इस पर चर्चा करेंगे, सभी चर्चा करेंगे, कोई कहेगा ये कमी है, कोई कहेगा ये ठीक है, कोई कहेगा पक्ष में है, कोई कहेगा विपक्ष में है। चर्चा होने के बाद एंड में लोकसभा का अध्यक्ष कहता है भाई अब जो जो है देखना है देख लो, कमियां वमियां सब हो गई, इस बिल को पारित करा दो, रद्द करवाना है तो रद्द करवा लो, यानी वोटिंग होता है। वोटिंग वही होता है 50+1 वाला कि आधे से ज्यादा अगर वोटिंग आ गई तो बिल पास हो जाएगा, और बिल पास हो जाएगा तो वो बिल पारित माना जाएगा। तो ऐसे 3 वाचनों से उत्तर गिरेगा कहाँ से? लोकसभा से। ये कि ये 3 वाचन कहाँ जाएंगे? फिर लोकसभा से राज्यसभा में, उसमें भी वही बिल जाएगा, सुधार होगा, देखेंगे, सभी चर्चा करेंगे और वहां से भी पास होगा। वहां से पास होने के बाद वो बिल जाता है कहाँ? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन करे तो वह बिल बनेगा क्या? कानून। कब? प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद, राष्ट्रपति के साइन करने के बाद कोई भी विधेयक या कोई भी बिल कानून बनता है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति ने इधर साइन नहीं किया, तब क्या होगा? तो इस पर इधर राष्ट्रपति के 3 वीटो पावर का वर्णन किया गया हमारे संविधान के अंतर्गत कि राष्ट्रपति को चाहे तो वह साइन करे, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। तो इधर राष्ट्रपति की वीटो पावर है। राष्ट्रपति को क्या दिया हुआ है? वीटो पावर। साइन कर देगा तब तो बिल बन गया, अगर साइन नहीं किया तो क्या क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में कहा गया है वीटो। वीटो यानी पावर। तो एक वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो यानी अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो यानी जेब वीटो कह सकते हैं। सस्पेंसिव अलंबकारी वीटो, निलंबनकारी, सॉरी ये अलंबनकारी नहीं होगा, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो ये 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी हुई हमारे प्रेसिडेंट को कि कोई बिल आया, अब उसके पास साइन कर दिया तब तो कानून बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कानून पर उसने अगर बिल पर साइन नहीं किया तो 3 प्रकार की वीटो है। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट यानी वो पूर्णतः उसको मना करेगा, मेरे को ये बिल पास करना ही नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया क्या है? भारत में बंद की गई, यानी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि किसी के ऊपर भी एब्सोल्यूट लगा देगा, पूर्णतः समाप्त, ये बिल कोई काम का नहीं है। इतनी मेहनत से लोकसभा राज्यसभा से पास आपके पास आया और आप कहते हो कोई काम का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भारत में अभी क्या है? बंद है। तो ये शक्ति तो है नहीं राष्ट्रपति के पास। अब बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो। अब राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से चर्चा करेगा, भाई बिल आया है, अब उसको लगेगा कुछ कमियां उसके अंदर, तो 10 दिन अपने पास रखकर एक बार वापस पुनः इसको कहेगा सुधार के लिए भेज देगा। ये राष्ट्रपति क्या भेज देगा? वापस कि इसमें ये कमियां सुधार कर लो और वापस मेरे पास भेज दो। मतलब एक बार ये वापस भेज देगा। अगर ये बिल पारित होकर दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो इस बार राष्ट्रपति को साइन करना ही करना होता है, ये उसको मना कर ही नहीं सकता। तो इसमें भी राष्ट्रपति को कमी पावर दी गई, आप एक बार भेज सकते हो 10 दिन अपने पास रखकर, दूसरी बार आपके पास आए तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास ये वाली पावर बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट यानी जेब में रख लो। कोई विधेयक आया उसमें ना हाँ देना है ना देना है, मतलब ना ही साइन करना है ना इस बिल को रोकना है, तो पॉकेट वीटो का यूज करता है। कौन? राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो का ठप्पा लगा देगा उस बिल पर और वो बिल पड़ा रहेगा राष्ट्रपति भवन में। इसके अंतर्गत क्या होगा पॉकेट वीटो में? और फिर वो राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी है, जब भी साइन करे, आज करे, 4 साल बाद करे, 40 साल बाद करे, कोई फिक्स नहीं है। पॉकेट वीटो का अर्थ यही होता है कि वो अपने पॉकेट में रख ले। क्या ऐसा किसी भारत के राष्ट्रपति ने इसका यूज किया था? तो हाँ, ज्ञानी जैल सिंह ने इसका एक बार प्रयोग किया था डाक संशोधन विधेयक में। डाक संशोधन विधेयक में एक विधेयक आया था कि जो लोकसभा से पारित होकर कि जो डाक होते हैं वो कोई भी खत खोलकर देख सकते हैं, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोगों की प्राइवेसी के अपोजिट है, प्राइवेसी को खतरा देता है और ये मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, उसकी प्राइवेसी का हनन करेगा। तो ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर पॉकेट वीटो लगाया और अभी तक ये पड़ा है। तो ये हो गया आर्टिकल 111। कोई भी बिल आता है, कैसे आता है, पारित होता है तो कैसे होता है। तो आई होप मैंने आपको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 112। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 112 की। 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक
वित्तीय विवरण अर्थात, अब इसका मतलब आप समझे नहीं, लेकिन मैं एक वर्ड बोलूंगा आप समझ जाएंगे। इसका टोटल का अर्थ होता है बजट, यानी लेकिन हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द यूज नहीं किया हुआ है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है भारत में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है संविधान में, तो इसका सीधा अर्थ कहना है हमको नहीं किया गया है। बजट की जगह लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार में जो भी अपने एक साल में जो भी काम करने होते हैं, ये सड़कें बनवानी, इधर पुल बनवाना, इधर रेल बनवानी, इधर हाईवे बनानी, इधर एयरपोर्ट बनाने, तो सिर्फ वो सरकार है ना संसद के अंदर बताती है। जैसे मान लीजिए ये लोकसभा होगी, लोकसभा या राज्यसभा, इसमें क्या होता है, जैसे संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण कौन लाता है, तो राष्ट्रपति लाता है। अगर आपसे पूछ ले कौन लाता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को बहुत सारे काम हो गया, वो थोड़ी पता है साल भर कितने काम करता है, तो राष्ट्रपति ये काम दे देता है किसको, वित्त मिनिस्टर को, यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर को ये काम सौंप देता है कि आप ये बजट लाइए संसद में प्रस्तुत कीजिए। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर तो बहुत बड़ा होता है, तो वह पूरे साल भर की चर्चा करता है कि हमें साल भर में ये करवाना है, इतने पैसे चाहिए, सरकार के पास इतना धन आएगा, इतना खर्च होगा। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में संसद हो गया, यानी इनको बताया जाता है कि सरकार को अब ये काम करने, एक साल के अंतर्गत इतना धन आएगा और इतना खर्च होगा। इसमें पैसे ना ही निकलते हैं ना ही सरकार को पैसे मिलते हैं, सरकार को सिर्फ इसमें बताना होता है। तो ये हो गया वार्षिक वित्तीय विवरण के साल भर का बायो देना होता है, आप साल भर में क्या क्या करेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 113 प्रांकलन मांग। इसमें क्या होता है, अब इसमें सरकार को पैसे बताने होते हैं, भाई हमारे ये काम हो गए, इतना मैंने आपको बताया, अब इस काम में पैसे कितने खर्च होंगे वो इसमें बताने पड़ेंगे, लेकिन पैसे अभी भी नहीं निकलेंगे। प्रांकलन में क्या होते हैं, जैसे रेल मिनिस्टर था, उन्होंने कहा भाई हमारे भारत में इतने रेल बनानी इतनी जगहों पर, तो उसने रेल मिनिस्टर ने अपने जो नीचे सचिव होंगे उनसे बात की कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा भाई इतना खर्चा आएगा, रेल वाले ने कहा इतना खर्चा आएगा, मान लीजिए एक्स, फिर वो सड़क वाले ने कहा हमारे भी वाई खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा वाई, फिर उधर किसी और ने कह दिया एयरपोर्ट वाले ने कि हमें भी एयरपोर्ट बनाने हैं, उसके लिए ये खर्चा आएगा जेड। तो इन सबको मिलाकर जो भी बनता है उस पर चर्चा होती है, इस पर प्रांकलन विधेयक में, कि क्या है कि भाई हमें जो भी था इन सब ने मिनिस्टर ने ला के बता दिया भाई हम साल भर में ये काम करेंगे, उस पर ये खर्चा आएगा। तो इस पर विपक्ष वाले देखते कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं बता रहे हैं, उस पर संसद में क्या लोग अब यही देखेंगे भाई कि विपक्ष की कमी, विपक्ष का काम क्या होता है उस सामने वाली कमियां निकालना, कि पैसे ज्यादा तो नहीं बता रहे, कमियां बताना होता है, तो कि पैसे ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं, सब बरोबर है ना, ऊपर नीचे नहीं है, घोटाले का तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, वो पैसे का बजट का निर्धारण होता है, भाई हमें इतने पैसे खर्च होंगे, वो संसद पर एक बार चर्चा हो जाती है उस बिल पर। अब पैसे निकलेंगे, अब अभी तक सिर्फ पैसे बताए निकले नहीं है। अब आता है क्या, विनियोग विधेयक। तो अक्सर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है विनियोग विधेयक के बारे में। विनियोग, इस सरकार को पैसे निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाना पड़ता है, तो विनियोग विधेयक, यानी पैसे निकलेंगे, अब सरकार ने बता दिया भाई कि हमारे ये काम है, अब हमें पैसे चाहिए, तो विनियोग विधेयक लाया जाता है, उस पर भी अब चर्चा होती है और फिर एंड में वोटिंग होती है और वो बिल पास होता है। तब जाकर भारत की संचित निधि से, भारत की क्या करती है, संचित निधि, संचित निधि से क्या निकलते हैं, पैसे निकलते हैं। संचित निधि क्या है ये समझ लीजिए। संचित निधि यानी भारत सरकार के पास जो भी टैक्स जाता है, कुल मिलाकर जो भी टैक्स जाता है, वो टैक्स जाकर कहाँ जमा होता है, आरबीआई के पास। टैक्स गया, जो हमने पूरे भारतीय नागरिक टैक्स दिया, वह गया कहाँ, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बैंक में जमा होता है, वही कहलाती है भारत की संचित निधि। इसके हम अलग से बारे में चर्चा करेंगे, इसका संबंध तो आर्टिकल 266 में, उसके बारे में बताया गया भारत की संचित निधि होगी। टैक्स वैक्स जो भी आरबीआई के पास जाता है, तो वहां पर सरकार का पैसा जमा होता रहता है, तो उस पैसे से फिर वो विनियोग विधेयक आता है, उस पर क्या भाई हमें 5000 करोड़ चाहिए टोटल, रेल मंत्री का मुझे 5000 करोड़ चाहिए, तो रेल मंत्री ने अपना प्रस्ताव लाया, चर्चा हुई संसद में, फिर ये विनियोग विधेयक पास हुआ, तब जाकर भारत की संचित निधि उसको पैसा देगी, किसको, जिसने रेल मंत्री ने मांगा। अगर रेल मंत्री ने कहा मुझे 10,000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़, तो आरबीआई उसे 10,000 करोड़ ही देगी, 1 रुपया भी ऊपर नहीं देगी। ये होती है हमारे संसद की पावर, यानी इसको विधेयक पर जितना लिखा हुआ आरबीआई उतना ही देगी, 1 रुपया भी नहीं देगी। इसलिए संसद को भारत का जो धन का कोष है उसका रक्षक कहा गया है, किसको, संसद को। अब आर्टिकल 115,
अब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे दिमाग से, यहाँ से क्या चल रहा है, 111 से बजट के बारे में चल रहा है। कोई बजट पहले कैसे आता है, फिर उस पर कैसे चर्चा होती है, फिर पैसे कैसे मांगते हैं। अब मान लीजिए रेल मंत्री ने पैसे मांगे, वो पैसे कितने, मान लीजिए 5,000 करोड़ थे, 5,000 करोड़ थे। अब 5,000 करोड़ उस काम में पड़ गए क्या, कम पड़ गए, तब और पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। अब काम पूरा करवाना है, रेल मान लो सड़क थी जो आधी बनवा दी, अब आधी छूट गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पूरी बनानी पड़ेगी। तो ये रेल मंत्री क्या करेगा, विनियोग विधेयक अब लाएगा ये आर्टिकल 115 वाला अनुदान मांग, अनुदान विधेयक, अनुदान विधेयक, विधेयक। इसमें क्या होता है, अनुदान यानी और चाहिए पैसे, तो वो भाई हिसाब देगा, भाई मैंने 5,000 करोड़ लिए थे, एक और बिल बनाएगा रेल मंत्री, रेल सड़क परिवहन का मंत्री, तो वो एक बिल बनाएगा 5,000 करोड़ का, इतना इतना खर्चा हुआ, यहाँ पे खर्चा हुआ। तो विपक्ष वाले देखेंगे कहीं भाई ज्यादा खर्चा तो नहीं बता रहा है, कम खर्चा तो नहीं है, कहीं ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं है, घोटाला तो नहीं किया हुआ। विपक्ष जांच करेगी, फिर कहेगी भाई आपको और कितना चाहिए, तो कहेगा मेरे को अभी अभी 5 करोड़ और चाहिए, 5,000 करोड़, फिर ये 5,000 करोड़ और मांगेगा, फिर ये विधेयक वापस पास होगा, ये पास हो जाएगा संसद से, तब जाकर आरबीआई उस पर क्या करेगी, राष्ट्रपति के साइन से ये पास होता है। ये सारे विधेयक जो भी राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन होगा, तभी वो पर अमल होगा, उस पर कार्यवाही होगी, फिर इसको और 5,000 करोड़ दिए जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, इतना सा। इसके आगे के आर्टिकल हम और कल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।